शहर के दिल में वाक़ा वो मसरूफ चौक हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। गाड़ियों के हॉर्न, धुएं की बू और लोगों की बेहिस दौड़ ने फिजा को बोझल बना रखा था। मगर इन सब के बीच एक सियाह रंग की महंगी गाड़ी खामोशी से खड़ी थी, जैसे इस हंगामे से कटी हुई हो। इस गाड़ी के अंदर बैठा फहद नईम, जिसे दुनिया ये कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जानती थी, इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे से गुजर रहा था। बाहर की दुनिया से अलग थलग साउंड प्रूफ शीशों और एयर कंडीशनर की ठंडक में बैठा होने के बावजूद इसका दिल किसी भट्टी की तरह दहक रहा था। इसकी गोद में रखी नीली फाइल सिर्फ कागजों का पलंदा नहीं थी, बल्कि इसके वालिद की मेहनत, इसका नाम और इसकी पहचान सब इसी में सिमट आए थे। हर सफ़ा एक नए खौफ को जन्म देता, हर गिराफ इसे नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता। इसे बार बार यही ख्याल सता रहा था कि कल की बोर्ड मीटिंग में वो आखिर क्या कहेगा, किन लफ्जों से अपनी बिगड़ती हुई सल्तनत को बचाने की कोशिश करेगा। इसी सोच के भनूर में वो डूबा हुआ था कि अचानक शीशों पर पानी की छींटे पड़े। वही लड़का जिसे वो रोज नजर अंदाज करके चंद सिक्के थमा देता था, आज मामूल से ज्यादा देर तक शीशा साफ करता रहा। फहद ने नागवारी से सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे ये गैर मुतख्खा आवाज इसके कानों से टकराई। साहब, अगर बुरा ना माने तो फाइल के तीसरे सफ़े में हिसाब दुरुस्त नहीं है। फहद चौंक गया। इसने हैरत और गुस्से से इस लड़के को देखा और झड़क दिया कि तुम क्या जानो इन बातों के बारे में। मगर इसके हाथ लाशौरी तौर पर फाइल के सिफाहत पलटने लगे। जैसे ही इसकी नज़र इस मखसूस जदूल पर पड़ी, इसका दिल धक सा रह गया। वहां वाकई एक ऐसी बारीक टेक्निकी गलती थी जो नज़र से बच सकती थी, मगर असर में पूरी कंपनी को डुबो सकती थी। फहद को यूं लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जला दी हो। इसने शीशा नीचे किया कुछ कहने के लिए, मगर लड़का खामोशी से पीछे हट चुका था, जैसे इसका मकसद सिर्फ खबरदार करना था, सिला लेना नहीं। सिग्नल खुल गया, गाड़ी आगे बढ़ गई, मगर फहद की सोच वही रुक गई। इसके जहन में पहली बार ये सवाल उभरा कि क्या कामयाबी वाकई गाड़ियों, अहदों और शीशों के पीछे छुपी होती है, या कभी कभी वो फुटपाथ पर खड़े किसी खामोश इंसान के पास होती है, जो नजर तो आता है मगर देखा नहीं जाता। और शायद इसी लम्हे फहद की जिंदगी की असल कहानी शुरू हुई, क्योंकि बाज़ गलतियां सिर्फ फाइलों में नहीं होती, कुछ गलतियां इंसान की नज़र में भी होती हैं। कल की सुबह अहमद के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि फैसले की घड़ी थी। बोर्डरूम में बैठे वो लोग जो बरसों से मुस्कुराते हुए इसके कंधे थपथपाते रहे थे, अब गधों की तरह इस इंतजार में थे कि कब इसकी कंपनी का जनाजा निकले और वो इसके बाप की मेहनत को कौड़ियों के दाम समेट लें। अहमद अच्छी तरह जानता था कि अगर वो इस मीटिंग में कोई गैर मामूली बात पेश न कर सका तो ना सिर्फ इसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, बल्कि इस नाम के साथ जुड़ी हुई सारी तारीख भी मिट जाएगी जो इसके वालिद ने अपनी जवानी, सेहत और ख्वाब कुर्बान करके बनाई थी। वो बार बार फाइल के वरख पलट रहा था, मगर तहरीर आंखों में उतरने के बजाय बिखर रही थी। अदद व शुमार ऐसे लग रहे थे जैसे इसका मजाक उड़ा रहे हो, और ज़हीन एक लम्हे को भी ठहरने पर आमदा नहीं था। इसी कशमकश के आलम में गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुक गई और बाहर की दुनिया अचानक शीशे के करीब आ गई। शोर गुर्द और बेरहमी के साथ ये एक जाना पहचाना मंजर था, क्योंकि जब भी गाड़ी इस मखसूसी चौक पर रुकती, एक दुबला पतला लड़का जिसके कपड़े दिनों के बोझ से मैले हो चुके थे और हाथ में एक पुराना कपड़ा और आधी भरी बोतल होती, तेजी से लपककर गाड़ी के सामने आ खड़ा होता। आज भी वही हुआ। इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 22 या 23 बरस होगी, मगर चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे जिंदगी ने वक्त से पहले ही इससे बहुत कुछ छीन लिया हो, और आंखों में ये खामोश वीरानी थी जो चीखे बगैर सब कुछ कह देती है। इसने बिना इजाजत वो नेट स्क्रीन साफ करना शुरू कर दी। अहमद ने नागवारी से सर उठाकर इसे देखा। इसके दिल में वही पुरानी झंझलाहट जागी कि ये लोग हर बार बिना पूछे गाड़ी को हाथ क्यों लगाते हैं। इस लड़के का नाम साद था, मगर अहमद के लिए वो महज फुटपाथ पर बिखरे हुए इन बेशुमार चेहरों में से एक था, जिन्हें वो देखता तो है मगर पहचानता नहीं। आदत के मुताबिक इसने डैशबोर्ड से चंद सिक्के निकाले, जैसे ये मामला भी बाकी सब मामलात की तरह चंद लम्हों में निपट जाएगा। मगर अहमद को क्या खबर थी कि यही मामूली सा मंजर इसकी जिंदगी की सिमत बदलने वाला है, और ये चंद सिक्के नहीं
बल्कि इसकी सोच का वजन तोलने आए हैं। अहमद ने शीशा चंद इंच नीचे किया और सिक्के बेदिली से बाहर उछाल दिए, जैसे किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी बेजबान वजूद को खामोश कराना मकसूद हो। इसके चेहरे पर वही बेजारा सा तासिर था जो ताकत को आदत बन जाने के बाद पैदा होता है। मगर साद ने ना सिक्के उठाने की जल्दी दिखाई और ना ही कोई शिकायत की। वो खामोशी से शीशा साफ करता रहा। हाथ एक मशीनी रफ्तार से चलते रहे, जैसे वो ये काम नहीं बल्कि कोई पुरानी याद दोहरा रहा हो। अलबत्ता इसकी आंखें बार बार गाड़ी के अंदर झांक जाती, वहां जहां अहमद की गोद में खुली हुई फाइल रखी थी, और हर बार इसकी निगाह कुछ लम्हे ज्यादा ठहर जाती। अहमद पहले ही जहनी दबाव से बिखरा हुआ था, इसलिए इसे ये सब जानबूझकर की गई गुस्ताखी महसूस हुई। इसे लगा लड़का वक्त खींच रहा है ताकि मजीद पैसे बटोर सके। इसने झुंझलाकर हाथ हिलाया कि फौरन हट जाए, मगर साद अपनी जगह डटा रहा, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। अचानक इसने सफाई रोक दी और झुककर शीशे के बिल्कुल करीब आ गया। अहमद ने नागवारी से शीशा और नीचे किया। दिल में यही इरादा था कि एक सख्त जुमला फेंक कर इसे भगा दे, मगर इससे पहले ही एक पुरसुकून मगर पुख्ता आवाज इसके कानों में उतरी। साहब, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूँ। फाइल के तीसरे सफ़े में जो हिसाब है, इसकी आखिरी लाइन दुरुस्त नहीं है। इस लहजे में कोई हिचकिचाहट न थी, न खौफ, बल्कि ऐसा यकीन था जो अमूमन तजुर्बे से जन्म लेता है। अहमद जो अभी डांटने ही वाला था, एक लम्हे को जैसे मुंजमद हो गया। इसे लगा शायद इसने गलत सुन लिया है। एक ऐसा लड़का जो सड़क पर शीशे साफ करके गुजारा करता है, वो इसकी खुफिया फाइल के बारे में बात कर रहा था, और वो भी पूरे एतमाद के साथ। यह ख्याल अहमद के लिए नाकाबिल हजम था। इसके अंदर उबलता हुआ गुस्सा अब लावे की तरह फट पड़ा। इसने ठीके लहजे में धाड़ कर कहा, तुम्हें क्या खबर इन बातों की? फजूल बातें बंद करो और अपना काम करो। मगर वो नहीं जानता था कि ये जुमला नहीं बल्कि इसकी अपनी सोच का पर्दा चाक होने वाला है, और ये लम्हा इसकी कहानी का रुख मोड़ने के लिए काफी है। अहमद ने जब्त का दामन छोड़ दिया। इसकी आवाज में गुरूर और तहकीर इस तरह घुली हुई थी जैसे सामने खड़ा शख्स इंसान नहीं, कोई बेवखास शय हो। इसने तेज लहजे में कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी फाइल की तरफ देखने की? तुम जैसे जाहिल को क्या समझ आएगा? ये कोई बच्चों का कागज नहीं बल्कि करोड़ों के फैसले का हिसाब है। अपना काम करो और मुझे अकल देने की कोशिश मत करो। इसकी बातों में इतना जहर था कि आम आदमी होता तो शायद नजरें झुकाकर पीछे हट जाता, मगर साथ वही खड़ा रहा। इसके चेहरे पर न खौफ था न शर्मिंदगी, बल्कि यह खामोश सा दुख और अजीब सी संजीदगी उभर आई थी, जैसे वो अहमद के अल्फाज से ज्यादा इसकी नादानगी पर अफसोस कर रहा हो। इसने एक लम्हे को आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर निहायत नरम और मजहब लहजे में बोला कि वो जानता है इसकी हैसियत ऐसी बातों की इजाजत नहीं देती, मगर फिर भी इसने ये कहना जरूरी समझा। इसने वजाहत की कि तीसरे सफ़े पर जो मुनाफा का हिसाब दर्ज है, इसमें इस्तेमाल होने वाला फार्मूला बुनियादी तौर पर गलत है, और अगर यही फाइल इसी हालत में किसी बड़ी मीटिंग में पेश हुई तो माहिरीन फौरन इस खामी को पकड़ लेंगे, और नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि साख का भी होगा। इसने कहा कि इसका मकसद दखल अंदाजी नहीं बल्कि खबरदार करना था ताकि अहमद किसी बड़े नुकसान से बच सके। यह कहकर साद ने जमीन पर पड़े वो सिक्के उठाए जो इसके लिए फेंके गए थे, मगर इन्हें अपनी जेब में डालने के बजाय खामोशी से गाड़ी की सीट पर रख दिया, जैसे वो किसी एहसान को कबूल करने से इनकार कर रहा हो। फिर वो यह कदम पीछे हटा और हुजूम में गुम होने लगा। इसी लम्हे सिग्नल सब्ज हो चुका था। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न एक शोर में बदल गए थे। अहमद ने झंझलाहट के साथ गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर इसका गुस्सा अब बेचैनी में बदल चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और ज़हन बार बार इसी लड़के के अल्फाज में उलझ रहा था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद असल मसला फाइल की गलती नहीं बल्कि वो दीवार थी जो इसने खुद अपने और सच के दरमियान खड़ी कर रखी थी, और ये एहसास इसे किसी हॉर्न की आवाज़ से ज़्यादा तेज चुभ रहा था। अहमद ने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये सब महज वहम है। इसने सोचा ये कैसा लड़का जो सड़क किनारे शीशे साफ करता है, वो इतनी पेचीदा मालियाती दस्तावेज को कैसे समझ सकता है? यकीनन या तो ये महज इत्तेफाक होगा या फिर इसने कोई चाल चली होगी ताकि हमदर्दी जताकर मजीद पैसे बटोर सके। मगर जितना वो खुद को समझाता गया उतना ही साथ की आंखों में मौजूद एतमाद और इसकी जबान से निकले वो मखसूस टेक्निकी अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे।
अहमद का दिल किसी अनजाने खौफ से भारी होने लगा, यहाँ तक कि वो दफ्तर जाने के बजाय गाड़ी सड़क के एक किनारे रोकने पर मजबूर हो गया। इसके हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी जब इसने फाइल दोबारा उठाई, जैसे वो कागज नहीं बल्कि कोई खतरनाक सच थाम रहा हो। इसने सफ़ा नंबर 3 खोला। इब्तदाई नज़र में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वही आदाद शुमार, वही जदूल जो इसके फाइनेंस मैनेजर ने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे और जिन पर वो खुद भी कई बार नज़र डाल चुका था। एक लम्हे को वो तलखी से मुस्कुराया और ख़ुद को कोसा कि वो भी कितना कमज़ोर साबित हुआ है जो एक अजनबी की बातों से मुतासिर हो गया। मगर इसी लम्हे इसकी निगाह निचले हिस्से में मौजूदा इस खाने पर जा ठहरी जहाँ मजमूई मुनाफा का तनासुब दर्ज था। इसने जेब से कैलकुलेटर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हिसाब लगाने लगा। हर नई ज़रब और तकसीम के साथ इसकी सांसें भारी होती गई। चंद लम्हों बाद इसके चेहरे से जैसे खून खिंच गया, माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। साथ की बात गलत नहीं थी, वहाँ वाकई एक निहायत बारीक मगर तबाहकुन गलती मौजूद थी। एक मामूली सा इशारिया अपनी असल जगह से सरक चुका था और इसी छोटी सी लग्जिश ने मुनाफे के इस खूबसूरत दिखाई देने वाले गिराफ को हकीकत में शदीद खुसारे की तस्वीर बना दिया था। यह ऐसी खामी थी जो बेज़ाहिर आंखों से उछल रही थी, ऐसी गलती जिसमें बड़े बड़े माहिरीन भी पहली नज़र में धोखा खा सकते थे। अहमद ने फाइल बंद की तो इसे यूं लगा जैसे इसके सामने सिर्फ कागज नहीं बल्कि इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला सच खुला पड़ा है। और पहली बार इसे एहसास हुआ कि कभी कभी इल्म सड़कों पर भी बिखरा होता है, बस नज़र और गुरूर के पर्दे हटाने की देर होती है। अहमद के ज़हीन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर वो लड़का चंद लम्हों में, वो भी चलती हुई गाड़ी के बाहर खड़े होकर शीशे के पार उल्टी पड़ी फाइल में ऐसी बारीक गलती कैसे देख सका। यह सोच इसके लिए किसी झटके से कम ना थी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे ज़मीन इसके कदमों के नीचे से सरक गई हो। अगर वो इसी हालत में ये प्रेजेंटेशन अगले दिन बोर्ड के सामने रख देता तो इसके दुश्मन एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इसकी तजलील कर देते और इसकी बरसों की साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। एक अजनबी जैसे इसने हकारत से सड़क छाप समझा था, अनजाने में आज इसके पूरे वजूद को तबाह होने से बचा चुका था। अहमद के दिल में अपनी बदतमीजी, गुरूर और बेहिसी का शदीद एहसास उभर आया। इसे लगा जैसे इसने एक नायाब हीरे को महज मिट्टी समझकर ठुकरा दिया हो। अब ये बात इस पर वाज़ा हो चुकी थी कि वो लड़का कोई आम फकीर नहीं हो सकता। इतनी गहरी टेक्निकी समझ, इतना तेज मुशाहिदा और इतना पुख्ता एतमाद किसी मामूली इंसान की बस की बात नहीं थी। इसी लम्हे अहमद ने फैसला किया। इसने बगैर वक्त ज़ाया किए गाड़ी मोड़ी और तेजी से इसी सिग्नल की तरफ वापस लपका। इसका दिल सीने में बेकाबू होकर धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन के साथ इसे डर हो कि कहीं वो लड़का हमेशा के लिए ओझल ना हो जाए। मगर जब वो वहां पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। गाड़ियों का शोर, हारनों की आवाजें और भीड़ तो थी, मगर वो लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। अहमद ने गाड़ी सड़क के किनारे बेतरतीब अंदाज में रोकी और किसी दीवाने की तरह बाहर निकल आया। इसके पाँव में कीमती इतालवी जूते थे, मगर तपती हुई सड़क की गर्मी इसे जलाए जा रही थी। फिर भी इसे इसका एहसास न था। वो फुटपाथ पर भागता हुआ राहगीरों से पूछता फिर रहा था, आवाज में घबराहट और आंखों में बेचैनी लिए कि क्या किसी ने यहाँ शीशे साफ करने वाले इस लड़के को देखा है। लोग इसे हैरत से घूर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक मुअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन इस तरह एक गुमनाम लड़के को क्यों ढूंढ रहा है। और अहमद पहली बार इस हुजूम में खुद को सबसे ज्यादा तन्हा महसूस कर रहा था। राहगीर दम बखुद खड़े थे कि एक नफीस सूट में मलबूस कीमती घड़ी पहने शख्स फुटपाथ पर इस तरह सरगर्दा क्यों है, जैसे कुछ कीमती खो बैठा हो। काफी देर की बेसिमित तलाश के बाद एक बूढ़े रेहड़ी वाले ने हल्के से हाथ के इशारे से सामने वाले पार्क की तरफ तवज्जो दिलाई, जैसे कह रहा हो कि शायद वही लड़का वहां हो। अहमद ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पार्क के सीमित दौड़ लगा दी। पार्क के अंदर दाखिल होते ही शोर धीरे धीरे पीछे रह गया और पुराने दरख्तों के साए में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। एक शिकस्ता से बेंच पर एक घने दरख्त के नीचे साथ सर झुकाए बैठा था। इसके हाथ में वही पोसीदा कपड़ा था और वो या तो सादा सा निवाला खा रहा था या किसी कागज पर झुका हुआ कुछ पढ़ रहा था।
अहमद हामता हुआ इसके करीब पहुंचा। इसकी सांसें बेतरतीब थी और टाई इसके लिए बोझ बन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से आवाज निकली। साद नाम सुनते ही लड़का चौंक पड़ा और फौरन सर उठाया। जैसे ही इसकी नजर अहमद पर पड़ी, वो घबराकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में खौफ उभर आया। साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो बस। साद के जुमले अधूरे रह गए। शायद वो समझ बैठा था कि अहमद इसे दोबारा जलील करने या किसी मुसीबत में डालने आया है। नहीं नहीं, अहमद ने फौरन दोनों हाथ उठाकर इसे रोका। इसकी आवाज नरम और आजिज थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। फाइल में वाकई वही गलती मौजूद थी। तुमने आज मुझे यह कैसी तबाही से बचा लिया जिसका तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकता था। अहमद के लहजे में बनावट नहीं बल्कि खालिस निदामत थी। साद इसे हैरत से देखे जा रहा था, जैसे इसके आंखों के सामने खड़ा शख्स वही ना हो जो कुछ देर पहले तक इसे हकीर समझ रहा था। अहमद ने यह कदम आगे बढ़कर इसके कंधों पर हाथ रखे और गहरी नजर से इसे देखते हुए बोला, मुझे सच बताओ, तुम असल में हो कौन? ये हुलिया, ये कपड़े तुम्हारी असल पहचान नहीं हो सकते। कोई आम लड़का एक नजर में, वो भी उल्टी फाइल देखकर, ऐसी बारीक गलती नहीं पकड़ सकता। तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? इस सवाल के साथ ही फिजा में यह खामोशी फैल गई, जैसे इस खामोशी पाक में अब कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। साद ने नजरें झुका ली। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए ऐसा करब उभरा जैसे किसी ने बरसों पुराना जख्म छेड़ दिया हो। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर हल्की सी तलख मुस्कुराहट इसके होठों पर आ गई। इसने आहिस्ता से सर उठाया और अहमद की आंखों में देखते हुए बोला, साहब, मैं ना कोई गैर मामूली ज़हीन हूँ और ना ही मुझे कोई गैबी इल्म हासिल है। मैं बस इन नंबरों को इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इन्हीं के दरमियान गुजारी है। अहमद की उलझन मजीद बढ़ गई। वो बेख्तियार बोला, ये बात मेरी समझ से बाहर है। साद ने गहरी सांस ली, जैसा खुद को किसी मुश्किल एतराफ़ के लिए तैयार कर रहा हो। फिर इसने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा शनाख्ती कार्ड निकाला और खामोशी से अहमद के हाथ में रख दिया। अहमद ने जैसे ही कार्ड पर नजर डाली, इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कार्ड अल्फा ग्रुप यानी इसकी अपनी कंपनी का मुलाजिमाती शनाख्त कार्ड था। इस पर साद की तस्वीर लगी थी और अहदे के खाने में साफ लिखा था, जूनियर डेटा एनालिस्ट। अहमद ने हैरत से आंखें फैलाकर साद को देखा। तुम मेरी ही कंपनी में काम करते थे, मगर ये कैसे? मुझे कभी इल्म क्यों ना हुआ? साद ने अपनी खमीज की आस्तीन से माथे का पसीना साफ किया और धीमे मगर भरपूर लहजे में बोला, साहब, आप 7वें मंजिल के शीशे के कमरों में बैठते हैं और हम जैसे लोग बेसमेंट के तंग क्यूल बेकर्स में दिन रात स्क्रीनों के सामने झुके रहते हैं। आपके और हमारे दरमियान सिर्फ मंजिलों का फर्क नहीं, हैसियत का ऐसा फासला है कि आप हमें तब तक नहीं देख पाते जब तक हम सड़क पर खड़े होकर आपकी गाड़ी का शीशा साफ न करें। साथ के अल्फाज में शिकवा कम और बरसों की दबी हुई टूटन ज्यादा थी, ऐसा टूटन जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। अहमद के ज़हीन में एक तलख हकीकत बिजली की तरह कौन गई। इसे याद आया कि इसने कभी भी अपने निचले दर्जे की मुलाजिमीन पर तवज्जो देने की जहमत नहीं की थी। इसकी दुनिया हमेशा आला अहदों, चमकते कैबिन्स और मीटिंग रूम्स तक महदूद रही थी, जहां एक्टिविटीज और मैनेजर्स के सिवा किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। इसने बेचैनी से साद की तरफ देखा और पूछ बैठा, मगर तुम सड़क पर क्यों आ गए? तुम्हें नौकरी से किसने निकाला? साद ने नजरें एक लम्हे के लिए दूर कहीं जमा दी, जैसे 6 महीने पुरानी यादों के गिर्द साफ कर रहा हो। फिर वो बोलना शुरू हुआ, साहब, चंद माह पहले तक मैं आपकी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक उभरता हुआ नाम था। यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेकर निकला था और बड़े ख्वाबों के साथ अल्फा ग्रुप ज्वाइन किया था। मैं दिन रात काम करता था ताकि सिस्टम्स को ज्यादा शफाफ और मौसर बना सकूं। वो एल्गोरिथम जिस पर आज आपका ज्यादातर डेटा सिस्टम चल रहा है, वो मैंने ही डिजाइन किया था। साद एक लम्हे को रुका, इसकी आवाज भर आ गई। मसला यह था कि मैं ईमानदार था। जैसे ही इसने फाइनेंस मैनेजर का नाम लिया, अहमद के चेहरे पर हैरत साफ झलकने लगी, क्योंकि खालिद इसका सबसे काबिल एतमाद आदमी समझा जाता था। हाँ साहब, मिस्टर खालिद ही थे जो कंपनी के फंड्स में कर्दबर्द कर रहे थे। डेटा इम्बैलेंस के दौरान
जब मुझे बेज़ाबितगियां नजर आई तो मैंने सबूत इकट्ठा किया और सादगी में ये सोचकर इन्हें के पास ले गया कि शायद कोई टेक्निकी गलती हो, मगर उन्होंने वो तमाम सबूत मुझसे ले लिए और अगले ही दिन मुझ पर डेटा चोरी और फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा दिया। वो सीनियर थे, मैं जूनियर, इसलिए इनकी बात मान ली गई और मेरी एक ना सुनी गई। मुझे जलील किया गया, सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। बात यही ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसी बातें फैलाई कि पूरे शहर में किसी कंपनी ने मुझे हाथ लगाने से इनकार कर दिया। साद ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, घर में बीमार माँ थी और जब दरवाजे बंद होते चले गए तो सड़क ही मेरी आखिरी पनाह बन गई। साद ने टूटी हुई आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाई। माँ के इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए मैंने सबसे पहले अपना लैपटॉप बेच दिया, फिर किताबें, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का वो सामान भी जिसे कोई याद जुड़ी थी। जब बेचने को कुछ ना बचा तो मैंने ये पुराना कपड़ा उठा लिया। अब दिन के वक्त इन्हीं गाड़ियों के शीशे साफ करता हूँ जिनमें बैठकर कभी मैं फाइलें गोद में रखे दफ्तर जाया करता था और रात को फुटपाथ की मध्यम रोशनी में पुरानी मैगजीन और फटी किताबें पढ़ता हूँ ताकि मेरा इल्म जंग आलूद ना हो जाए। साथ के अल्फाज लरज रहे थे, आंखों में आंसू ठहर गए थे जैसे बस बहने को हो। अहमद साकिब खड़ा ये सब सुनता रहा। इसके लिए ये लम्हा किसी जोरदार तमाचे से कम ना था। इसे एहसास हुआ कि इसकी अपनी कंपनी में इसकी आंखों के सामने इतना बड़ा जुल्म होता रहा और वो बेखबर रहा। एक ऐसा बासलाहियत ज़हीन जो कंपनी को नई बुलंदियों तक ले जा सकता था, इसी की क्रेडिट निज़ाम की नज़र होकर आज सड़क पर खड़ा था। अहमद को अचानक अपना कीमती सूट, घड़ी और लग्जरी गाड़ी सब बोझ महसूस होने लगे। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि असल अंधा वो खुद था, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी देखने की बसीरत ना थी। अब वो साद की जहानत और किरदार का कायल हो चुका था। ये वही शख्स था जो इस डूबती हुई कंपनी को सहारा दे सकता था। अहमद की आंखों में एक नया अज़म जागा। इसने आगे बढ़कर साद का हाथ मजबूती से थाम लिया। साद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अहमद ने भरपूर संजीदगी से कहा, साद, मुझे माफ कर दो, मैं एक नाकाम लीडर था जो अपने ही सिपाही की हिफाजत न कर सका। मगर अब नहीं, तुम आज के बाद फुटपाथ पर नहीं बैठोगे। कल की बोर्ड मीटिंग्स में सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही साद बड़बड़ा गया, जैसे किसी ने इसके तकदीर को अचानक झिंझोड़ दिया हो। साद घबराहट में बोल पड़ा, साहब, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? वो लोग तो मुझे गेट के अंदर भी दाखिल नहीं होने देंगे। अहमद ने इसकी बात काटते हुए मजबूत और फैसला किन लहजे में कहा, वो कंपनी मेरी है और अब मैं देखूंगा कि कौन तुम्हें रोकने की हिम्मत करता है। तुम वही प्रेजेंटेशन तैयार करोगे जैसे कल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ सच छुपाया गया है और कहाँ झूठ को खूबसूरत बनाकर रखा गया है। फिर इसने एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद पूछा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अपनी नहीं, अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए। साद की आंखों में एक ऐसी उम्मीद जगमगाई जो शायद महीनों की बेनूरी के बाद पहली बार रोशन हुई थी। इसने अहमद के हाथ को मजबूती से थाम लिया और आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है साहब, मगर मेरे पास पहनने के लिए मुनासिब कपड़े भी नहीं हैं। अहमद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यह सब मेरी जिम्मेदारी है और वक्त बहुत कम है और सच को सामने लाने का काम बहुत ज्यादा। वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ कदम नहीं उठ रहे बल्कि तकदीर की सिमत बदल रही हो। इसी लम्हे से न सिर्फ इन दोनों की जिंदगी बल्कि अल्फा ग्रुप की तारीख का भी एक नया बाब लिखा जाने लगा। सूरज उफक के पीछे झुक रहा था, मगर अहमद के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था, जैसे इसकी जिंदगी की रात खत्म हो रही हो और असल सवेरा अब तुलू होने वाला हो। गाड़ी शहर की लंबी शाहराहों पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर हारनों और शोर की दुनिया थी, मगर अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जिसमें अल्फाज की जरूरत नहीं होती। साथ जो कुछ देर पहले तक फुटपाथ की धूल में अपना वजूद तलाश कर रहा था, अब नरम चमड़े की इस निश पर बैठा था जिसे वो कभी फासले से देखता था। इसके चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों के साए थे। वो बार बार अपने मैले कपड़ों को समेट लेता, जैसे डर हो के कहीं इसकी मौजूदगी इस चमकती हुई दुनिया को दागदार न कर दे। अहमद ने इसे एक नज़र देखा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि कल की मीटिंग सिर्फ कंपनी को नहीं बचाएगी बल्कि इस निज़ाम का भी पर्दा चाक करेगी जिसने ये काबिल इंसान को सड़क पर ला खड़ा किया था। और शायद यही वो मोड़ था जहां से ताकत और इंसाफ का मतलब नए सिरे से लिखा जाने वाला था।
अहमद ने बस एक नज़र में साद की बेचैनी को पढ़ लिया, जैसे इसकी आंखों के हल्के लरसते लहजे ने इसे अंदर से झंझोड़ दिया हो। दिल में यह गहरी ठेस उठी कि किस्मत की यह सितम ज़रीफ़ी की, ये हीरे की असल चमक को दुनिया की बेहिसी और हालात की सख्तियों ने किस तरह पत्थर में बदल दिया था। गाड़ी एक शानदार बंगले की गेट तक पहुंची और साद की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। यह अहमद का घर था, यह कैसा महल नुमा मकान जिसकी शिकारियत देखकर आम इंसान सिर्फ देखते रह जाते हैं। अहमद ने गाड़ी रोकी और साद को उतरने का इशारा किया। नौजवान हिचकिचाते हुए कदम बाहर बढ़ाया, जैसे अभी तक यकीन न कर रहा हो कि वह इस दुनिया में कदम रख रहा है। अहमद ने फौरन एक मुलाजिम को आवाज़ दी और हिदायत की कि साद को मेहमान खाने में ले जाया जाए, इसे बेहतरीन सूट में तैयार किया जाए और खाने का भी इंतजाम किया जाए। साद कुछ कहना चाहा, मगर अहमद ने हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया। अभी सवाल करने का वक्त नहीं है, पहले तुम ताज़ा दम हो जाओ, खाना खाओ, फिर हम जंग की तैयारी करेंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद जब साद कमरे से बाहर आया, अहमद को इसकी शनाख्त पर शक होने लगा। नहा धोकर कीमती 3 पीस सूट में मलबूस साद की शख्सियत ने एक नया रूप धार लिया था। वो नौजवान अब किसी फकीर या सड़क पर रेंगते हुए लड़के की शक्ल में नहीं था, बल्कि एक बावकार, खुद एतमाद और ज़हीन इंसान के रूप में सामने था, जिसकी हर हरकत में वक़ार झलक रहा था। इसके चेहरे से गुर्बत के दाग और गिरदो गुबार धुल गए थे और आंखों में वही चमक उभरी थी जो अहमद ने पहली बार इसके शीशे के पार महसूस की थी, मगर इस बार इसमें एक नई ताकत और फैसला कुन एतमाद भी शामिल था। अहमद ने खामोशी से इस देखा और दिल ही दिल में फैसला किया कि यही वो हीरे की असल रोशनी है जिसने अभी दुनिया की सख्तियों में भी अपना जौहर छुपाए रखा था, और अब वक्त आ गया था कि वो रोशनी मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने आए। अहमद ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ साद को अपने स्टडी रूम में ले जाया। यह कमरा न सिर्फ किताबों से भरा हुआ था, बल्कि जदीद कंप्यूटर सिस्टम्स और ब्लैक टेक्नोलॉजी से मज़ीन था, जैसे इल्म और ताकत का मजमुआ। अहमद ने एक आरामदा कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद दूसरी तरफ बैठ गया, जैसे किसी खिलाड़ी का कोच अपने खिलाड़ी को मैदान में तैयार कर रहा हो। अहमद ने संजीदा लहजे में कहा, साद, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे तवील और अहम रात होगी। कल सुबह 9 बजे बोर्डिंग मीटिंग है और हमें न सिर्फ इस खुफिया गलती को दुरुस्त करना है, बल्कि एक ऐसा मंसूबा पेश करना है जो सबके दिमागों को हिला दे। साद ने सर हिलाकर अज़बात किया और अपने लैपटॉप को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही इसकी उंगलियां की बोर्ड पर पड़ी, इसका पूरा जिस्मानी अंदाज बदल गया। अब वो बस एक नौजवान नहीं रहा था, बल्कि एक माहिर खिलाड़ी की तरह तैयार था जो अपने मैदान में उतरा हुआ था। वक्त की कदर जैसे मिट गई और काम में ऐसा गर्क हो गया कि बाहर की दुनिया बस धुंधला सा मंजर लगने लगी। साद ने सबसे पहले वो फाइल खोली और अहमद को वाज़ा तौर पर दिखाया कि गलती कहाँ छुपी हुई थी। सर, यह महज टाइपिंग की गलती नहीं है। इसकी आवाज़ में एक संजीदगी और पुख्ता यकीन था। अहमद झुककर स्क्रीन पर नजर डालने लगा और जैसे ही साद ने डेटा की तह खोलना शुरू की, यह खौफनाक हकीकत सामने आ गई। यह फार्मूला जानबूझकर खराब किया गया है। साद ने वजाहत की, अगर आप पिछले महीने की बैकअप फाइल देखें तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन कल रात 2 बजे किसी ने सिस्टम में लॉगिन करके इस मखसूस सेल को जानबूझकर बदल दिया है। अहमद की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई, दिल धड़क रहा था और खून में आग सा दौड़ गया। यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, ऐसी साजिश जो अहमद को कल की मीटिंग में जलील करने के लिए रची गई थी। साद ने नरमी से सर हिलाया और कहा, जी सर, और ये लॉगिन आईडी मिस्टर खालिद की है। अहमद ने मुट्ठी मजबूती से भींच ली और एक लम्हे के लिए इसके दिल में सर्द आग भड़क उठी। जिस शख्स पर इसने सबसे ज्यादा एतमाद किया, इसी ने इसे धोखा दिया था। अहमद ने गहरी सांस ली और दिल में अज़म किया कि यह महज गलती या साजिश नहीं रहेगी, बल्कि अब वक्त है कि हर राज बेनकाब हो और इंसाफ अपने हकीकी मुकाम पर पहुंची। जिस इंसान पर अहमद ने सबसे ज्यादा एतबार किया था, वही खामोशी से इसकी पीठ में खंजर उतार चुका था। यह एहसास बिजली बनकर इसके वजूद में दौड़ा और वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जैसे इसी लम्हे सब कुछ तहस नहस कर देगा। मगर साद ने गैर मामूली सुकून के साथ इसकी तरफ देखा और धीमे मगर पुख्ता लहजे में बोला, सर, यह गुस्से का वक्त नहीं है। अगर हम अभी जज्बात में आए
तो वही होगा जो वो चाहते हैं। असल बदला यह है कि हम इनके वार को इनकी सबसे बड़ी शिकस्त बना दें। इसके चेहरे पर यह गहरी सोच उभरी और वो बोलता चला गया, मेरे पास एक रास्ता है। हम सिर्फ वो डेटा दुरुस्त नहीं करेंगे जो जानबूझकर खराब किया गया है, बल्कि इन खुफिया रकम को भी सामने ले आएंगे जो खालिद ने कंपनी से निकालकर ऑफशोर अकाउंट्स में छुपा रखी हैं और जिन्हें वो खसारे के नाम पर छुपा रहा है। जब मैं कंपनी में था तो मैंने इन मशकूक लेन देन का सुराग लगा लिया था, मगर इस वक्त मेरे पास मुकम्मल रसाई नहीं थी। अब आपकी लॉगिन और इख्तियार के साथ हम सच को पूरी तरह बेनकाब कर सकते हैं। इसके बाद वो रात किसी आम रात की तरह नहीं रही। दोनों ने खुद को काम में यूं झोंक दिया कि वक्त का एहसास मिट गया। कॉफी की कई कप खाली हुई, फाइलें बार बार खुली और बंद हुई और कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की तेज टिक टिक और कागज पलटने की आवाजें गूंजती रही। अहमद हैरत ज़दा था कि साद का जहन किस कदर बरक रफ्तार और गहरा है। वो सिर्फ नंबर्स का जादूगर नहीं था, बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक सोच में यह कैसा वजन था जो बहरान को मौका में बदल सकता था। इसी दौरान साद ने कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसे इसने अलामती तौर पर प्रोजेक्ट उम्मीद का नाम दिया, क्योंकि यही वो मंसूबा था जो अंधेरे में रोशनी बन सकता था। जब सुबह की पहली सफेदी खिड़कियों से अंदर झांकने लगी तो इनका काम मुकम्मल हो चुका था। साद थकन से कुर्सी की पिष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी आंखें सुर्ख थी, जिस्म निढाल था, मगर चेहरे पर एक खामोश फतह की चमक थी। अहमद ने इसे गहरी तस्कीन भरी नजरों से देखा और आहिस्ता से कहा, साद, अगर तुम ना होते तो आज अल्फा ग्रुप का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाता। साद ने आजिज़ी से मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, सूरज बादलों के पीछे छुप सकता है मगर खत्म नहीं होता। बस किसी को यकीन होना चाहिए कि रोशनी अभी बाकी है। साद ने धीमे मगर पुख्ता आवाज में कहा, आपने मुझ पर यकीन किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। अगली सुबह जब अल्फा ग्रुप के हेडक्वार्टर में दिन का आगाज हुआ तो फिजा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। बोर्डरूम में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हर सांस भी इजाजत लेकर ले जा रही हो। लंबी मेज के गिर्द कंपनी के डायरेक्टर्स, बड़े सरमायाकार और वो हुरैफ भी मौजूद थे जो अरसे से इस दिन के मुंतजिर थे। बशतर चेहरों पर नाउमीदी, झंझलाहट और छुपी हुई खुशी के आसार नुमायां थे। सबको यकीन था कि आज दिवालिया होने का ऐलान होगा और अल्फा ग्रुप की कहानी खत्म हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक कोने में मिस्टर खालिद बैठा था, होठों पर दबी हुई मकाराना मुस्कुराहट और आंखों में फतह का जाम लिए। वो बार बार अपनी कीमती घड़ी पर नजर डालता और साथ बैठे चंद मखसूस मैनेजर्स को आंखों के इशारे से ये बावर करवाता कि बस चंद मिनटों की बात है। आज अहमद सिद्दीकी का इख्तिदार किस्सा माजी बनने वाला है। ठीक 9 बजे दरवाजा खुला। अहमद सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ, मगर इसके चेहरे पर वो शिकस्त और खौफ नहीं था जिसकी सबको तौखा थी। इसकी चाल में गैर मामूली एतमाद और वक़ार था, जैसे कोई हारा हुआ नहीं बल्कि जंग जीते आया हो। मगर असल हैरत तब फैली जब सबकी नजरें इस नौजवान पर जम गई जो अहमद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। साथ गहरे नीले सूट में मलबूस, हाथ में लैपटॉप थामे, पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। कमरे में सरगोशियां शुरू हो गई। यह कौन है? क्या यह कोई नया कॉन्सल्टेंट है या किसी बेदुनी फिल्म का नुमाइंदा? मिस्टर खालिद के माथे पर शिकन्ने उभर आई। यह चेहरा इसे अजीब सा जाना पहचाना महसूस हो रहा था, मगर महंगे सूट और तराशे हुए हुल्ले और पूरे एतमाद अंदाज में वो फौरन पहचान न सका कि यही वो लड़का है जिसे इसने कभी सिक्योरिटी के जरिए जलील करवाकर बाहर निकलवाया था। अहमद अपनी निश के करीब जाकर रुका। एक लम्हे के लिए पूरे बोर्ड रूम पर नजर दौड़ाई, जैसे हर चेहरे को पड़ रहा हो। फिर वो सीधा खड़ा हुआ, खंडे तन गए और मजबूत आवाज में बोला, ख्वातीनो हजरात। कमरे में छाई खामोशी मजीद गहरी हो गई और सबको अंदाजा हो गया कि आज का दिन इनकी तौखात से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। अहमद ने पुरसुकून मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं जानता हूँ आप में से अक्सर लोग आज यहाँ अल्फा ग्रुप के जवाल का मंजर देखने आए हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। आज हम किसी अंजाम का ऐलान नहीं करने जा रहे, बल्कि एक ऐसी शुरुआत की बात करेंगे जो बहुत सौ के लिए गैर मुतवक्का होगी। इसने हल्के से हाथ के इशारे से साद को आगे बुलाया। साद चंद कदम आगे बढ़ा, लैपटॉप प्रोजेक्टर से जोड़ा और बड़ी स्क्रीन पर रोशनी फैल गई। जैसे ही खालिद की नजर साद के चेहरे पर पड़ी, इसके रंग उड़ गए, दिल जोर से धड़कने लगा
और गला जैसे खुश हो गया। यह वही साथ था, मगर ये यहाँ इस अंदाज में। इसके ज़हन में खतरे की घंटियां एक साथ बजने लगी। साद ने गुफ्तगू शुरू की तो इसकी आवाज में ना हिचकिचाहट थी ना खौफ, बल्कि मुकम्मल यकीन था। और इसने कहा, मुअज़्ज़िज़ अरकान बोर्ड, आपके सामने जो रिपोर्ट्स पेश की गई वो पूरी हकीकत नहीं थी, बल्कि आदद व शुमार के पीछे छुपाई गई एक कहानी थी। आज मैं आपको वह हकीकत दिखाने आया हूँ जिसे जानबूझकर धुंधला दिया गया। इसने अगली स्लाइड तब्दील की, जहां एक मखसूस जगह नुमायां हो गई। यह महज किसी इशारे की लग़ज़िश नहीं थी, बल्कि ये एक सोचा समझा अमल था, ताकि कंपनी के असासों को कमजोर दिखाया जा सके। फिर इसने असल डेटा सामने रखा, गिराफ ऊपर की जानिब बढ़ने लगे और मुनाफिया की हकीकत वाज़ा होने लगी। कमरे में मौजूद सरमाया कारवां की तासीरात बदलने लगे। जो चेहरे चंद लम्हे पहले बेजारी से भरे थे, अब तवज्जो और हैरत में डूब चुके थे। साद ने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर बोला, और जो खुसारा आपको दिखाया गया वो दरअसल खुसारा नहीं, बल्कि एक पर्दा था जिसके पीछे बहुत कुछ छुपाया जा रहा था। इसी लम्हे इसने एक नई स्लाइड खोली, जिसमें खुफिया लेन देन और मशकूक अकाउंट्स के इशारे थे। खालिद की पेशानी पर पसीना उभर आया। इसे अंदाजा हो गया कि यह खेल अब इसके ख्वाबों में नहीं रहा। अहमद ने आगे बढ़कर बात संभाली और कहा, आज से अल्फा ग्रुप न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा होगा, बल्कि शफाफियत और एतमाद के एक नए दौर में दाखिल होगा। ये बोर्ड रूम खामोश था, मगर इस खामोशी में शिकस्त नहीं, तब्दीली की बाज़गशिश थी। और वो लोग जो अंजाम देखने आए थे, अब एक नई कहानी के गवाह बन चुके थे। साद ने पुरएतमाद लहजे में बात आगे बढ़ाई। यह कोई आम माशी उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक मुंज़िम अंदरूनी बदउनवानी है जो आदद शुमार के पर्दे में छाई गई है। इस जुमले ने जैसे कमरे की हवा बदल दी। खालिद बदहवास होकर अपनी निश से उछल पड़ा। इसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये सब बकवास है, ये लड़का खुद एक धोखेबाज है। मैंने इसे इसीलिए कंपनी से निकाला था कि ये डेटा चुरा रहा था। आप लोग एक हर तरफ शख्स की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? अहमद सिद्दीकी, क्या आप होश में हैं जो ऐसे शख्स को बोर्ड के सामने ले आए? हाल में एक खलबली मच गई। चंद लोग खालिद के हक में बोलने लगे। चंद एक उलझन का शिकार थे। अहमद खामोश रहा। इसकी खामोशी किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि तूफान से पहले की सुकून की अलामत थी। साद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खालिद की तरफ देखा और निहायत ठहरे हुए अंदाज में बोला, मिस्टर खालिद, शोर मचाने से हकीकत नहीं बदलती। अगर मैं वाकई फ्रॉड हूँ तो बराह करम ये बता दीजिए कि गुज़िश्ता रात ठीक 2:45 पर आपके जाती लैपटॉप से मरकजी सर्वर में लॉगिन क्यों हुआ और फाइल नंबर 302 में तरमीम किसने की? इसने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर सर्वर लॉग्स नुमायां हो गई। खालिद का यूजर नेम, वक्त, तारीख और वही आईपी एड्रेस साफ नजर आ रहा था जो इसके घर के नेटवर्क से मुंसलिक था। पूरा बोर्ड रूम साकित हो गया, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। खालिद के चेहरे से रंग उड़ चुका था, पेशानी पर पसीने के खतरे लरज रहे थे। वो बोलना चाहता था, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। साद ने बात खत्म नहीं की, बल्कि अगला वार पूरी हिकमत के साथ किया। और यह मामला सिर्फ एक फाइल तक महदूद नहीं। इसने अगली स्लाइड खोली, जहां 6 माह की बैंक ट्रांजैक्शन एक मुकम्मल नक्शे की सूरत में सामने आ गई। मुख्तलिफ ऑफशोर अकाउंट्स, खुफिया कोड्स और तारीखें, सब कुछ वाज़ा था। साद ने वो कोड्स डिकोड किए और खालिद समेत इसके साथियों के नाम सामने आ गए। बोर्ड के अराकीन की आंखों में हैरत के साथ गुस्सा भी भड़क उठा। चंद लम्हे पहले जो शख्स खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अब वही कटहरे में खड़ा था। अहमद ने आखिरकार खामोशी तोड़ी और पुरअसर अंदाज में कहा, आज यहाँ कोई जाती दुश्मनी नहीं, बल्कि सच फैसला करेगा। ये कंपनी अब अंधेरों में नहीं चलेगी। इस ऐलान के साथ ही खालिद की दुनिया जैसे बिखर गई। वो जो शिकार बनाता था, आज खुद ही बेनकाब हो चुका था और अल्फा ग्रुप की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां इख्तिदार नहीं बल्कि दियानत असल ताकत बनने वाली थी। चेयरमैन बोर्ड ने जोर से मेज पर हाथ मारा, जिसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। सिक्योरिटी, इसकी आवाज में सख्ती और हुक्म के ताकत दोनों थे। मिस्टर खालिद और इसके साथियों को फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए और पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज की जाए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन अंदर दाखिल हुए, खालिद को मजबूती से पकड़ लिया और इसे उठाकर बाहर की जानिब ले गए। जाते हुए खालिद की आंखों में नफरत और उदावत की चमक थी, लेकिन साथ ने नजरें झुकाने के बजाय सुकून और फख्र के साथ इसका सामना किया। अहमद ने दोबारा माइक संभाला
इसके लहजे में जज्बा और फैसला कुन एतमाद था। ख़वातीन और हज़रात, ये वो हकीकत है जो आपसे छुपाई गई थी और ये सब कुछ मेरे काबिल एतमाद साथी साद ने बेखूफी से बेनकाब किया, जिसे हमारे सिस्टम ने कभी सही मकाम नहीं दिया। आज अल्फा ग्रुप सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि दियानत, इंसाफ और शफाफियत की भी अलामत बनेगी। अहमद की बात ख़त्म होते ही पूरे हॉल में यह खामोशी छा गई, जैसे हर कोई इस लम्हे की अहमियत को महसूस कर रहा हो। फिर अहमद ने ऐलान किया, साद को न सिर्फ इसका हक वापस दिया जा रहा है, बल्कि मैं इस कंपनी का नया चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर मुकर्रर करता हूँ। पूरा हॉल तालियां बजाने से गूंज उठा। लोग अपने अपने मकामा से उठकर अहमद और साद को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। साद की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि फतह और एतमाद के जज्बात से भरे हुए थे। इसने अहमद की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फख्र, शफकत और एक बाप जैसा इत्मीनान झलक रहा था। मीटिंग के इख्तिमाम पर जब दोनों हॉल से बाहर आए, दोपहर का सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ जमीन को रोशन कर रहा था। अहमद ने साद के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तो कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर? साद ने थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन की जानिब देखा। सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी और वो लम्हा यूं महसूस हुआ जैसे एक नई दुनिया एक नए अज़म के साथ इसके सामने खुल रही हो। इस दिन न सिर्फ अल्फा ग्रुप की तकदीर बदल गई, बल्कि एक नया बाब भी लिखा गया, जहां मेहनत, दियानत और हिम्मत के साथ छोटे मगर काबिल अफराद ने बड़े खेल बदल दिए। साद ने एक तवील सांस ली, ऐसे सांस जैसे बरसों बाद किसी ने इसके सीने से बोझ हटा दिया हो। इसकी आवाज हल्की मगर गहरी थी। सर, यूं लगता है जैसे मैं दोबारा जिंदगी में लौट आया हूँ, मगर एक गुजारिश है। अहमद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कैसी गुजारिश? साद ने नजरें जमाकर कहा, यह कि आइंदा किसी काबिल इंसान की सलाहियत सिर्फ इसलिए दफन ना हो कि इसके पास सिफारिश नहीं या इसकी जेब खाली है। टैलेंट भूखा नहीं होना चाहिए। सर, अहमद ने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, फिर मजबूती से इसका हाथ थाम लिया। यह सिर्फ वादा नहीं, ये मेरा उसूल होगा। वक़्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। अल्फा ग्रुप की पहचान बदल गई। अब यह सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि मौका पैदा करने वाली एक मिसाल बन चुकी थी। साद की मनसूबाबंदी, साफ निज़ाम और शिफाफ फैसलों ने कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वही साद जो कभी फुटपाथ पर रातें गुजारने पर मजबूर था, अब फैसलों की मेज़ पर मुस्तकिल तराशा था। अहमद भी बदल चुका था। इसके लहजे में गुरूर मिट चुका था और इसकी जगह यह खामोश जिम्मेदारी ने ले ली थी। एक शाम अहमद ऑफिस से बाहर निकला तो इसकी नज़र सड़क के किनारे चलते एक कमसन बच्चे पर पड़ी। कंधे पर भारी बस्ता, पाँव में घसी हुई चप्पल और आंखों में थकन के बावजूद सीखने की जिद। अहमद ठटक गया, जैसे वक्त उल्टा बहने लगा हो। इसे अपना वो माजी याद आ गया जिसे ऐसे चेहरों से वो नजरें चुरा लेता था। इसने ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी रोक दे। इस बार इसने जेब से पैसे नहीं निकाले, बल्कि एक सादा सा कार्ड निकाला। सड़क पार करके बच्चे के करीब गया। बच्चा सहम गया तो अहमद घुटनों के बल बैठ गया और नरमी से बोला, डरने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो ना? बच्चे ने आहिस्ता से सर हिलाया। अहमद ने कार्ड इसके हाथ में थमा दिया। ये नंबर घर जाकर अम्मी अब्बू को देना, तुम्हारी पढ़ाई अब किसी का बोझ नहीं होगी। बच्चा हैरत से कार्ड देखता रह गया और अहमद वापस मुड़ आया। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि असल कामयाबी हदों में नहीं, बल्कि वो हाथ थामने में है जो कभी इसने खुद के लिए तरसे थे। और कहीं दूर साद अपनी खिड़की से ये मंजर देख रहा था। इसके चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। कहानी अब सिर्फ एक कंपनी की नहीं रही थी, ये एक निज़ाम के बदलने की कहानी बन चुकी थी, जहां ख्वाब गुर्बत से हारने के बजाय मौका पाकर जीत जाते हैं। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और दौड़ता हुआ गायब हो गया और अहमद चंद लम्हे तक इसे खामोशी से देखता रहा। अचानक पीछे से नरम कदमों की आहट सुनाई दी। अहमद ने मुड़कर देखा तो साद वहां खड़ा था। इसके नफीस और बावखर लिफाज से वाज़ा था कि अब वो अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। इसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट। सर, आप लेट हो रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है, साद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अहमद भी मुस्कुरा दिया और जवाब दिया, साद, कुछ चीज़ें मीटिंग से ज़्यादा अहम होती हैं। तुमने मुझे आज एक सबक सिखाया है। इसकी आवाज़ में एहतराम और एहसास की मिठास थी। हीरे सिर्फ कानों में नहीं मिलते, कभी कभार वो फुटपाथ की धूल में भी छुपे होते हैं। बस पहचानने वाली आंख और तराशने वाला हाथ चाहिए। इंसान की कदर इसके अहदे, लिबास या दौलत से नहीं, बल्कि इसकी सलाहियत, मेहनत और किरदार से होती है।
अहमद ने एक लम्हे के लिए फिजा में नजरें दौड़ाई, जैसे वो इस सबक की गहराई को महसूस कर रहा हो। दुनिया में ना जाने कितने साद ऐसे हैं जो बस एक मौके की मंतजिर हैं, और कितने अहमद ऐसे हैं जो अपनी आंखें खोलने के लिए किसी ठोकर या हादसे की मुंतजिर हैं। इसने फाइल की तरफ इशारा किया जो साद के हाथ में थी। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, जौहर और मौके को पहचानने की अहमियत की कहानी है। जो लोग छोटे नजर आते हैं अक्सर वही दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और जो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं वो जिंदगी की असल चमक से महरूम रह जाते हैं। आज से अल्फा ग्रुप का हर फैसला यही सबक याद रखेगा कि सबसे कीमती खजाना इंसान की काबिलियत और दियानत है, और मौका देने वाला हकीकी रहनुमा वो बेजो हिम्मत और वादा दोनों के साथ सामने आता है। अहमद और साद ने एक दूसरे की तरफ देखा, और दोनों की नजरें उम्मीद, एतमाद और नए अज़म के साथ चमक रही थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन इनकी कहानी में रोशनी का आगाज था, एक नई दुनिया के लिए जहां हुनर और दियानत की पहचान हर किसी के लिए बराबर होती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।